नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। स्वागत है आपका मिरर मॉर्निंग में। आइए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा के बीच रांची से धनबाद लाए गए मिसिर बेसरा समेत 5 नक्सली देर रात भेजा गया धनबाद जेल। धनबाद में ईडी का सबसे बड़ा एक्शन, 160 करोड़ फ्रीज, 200 से ज्यादा संपत्तियों जांच के घेरे में। पलामू के बंदुआ गांव में छेड़खानी के विवाद ने लिया खूनी मोड़, गोलीबारी में 3 गंभीर घायल। श्रावणी मेला 2026 के लिए एसबीआई ने बढ़ाया सहयोग, पुलिस को एम्बुलेंस, रेनकोट, छाते और बैरिकेड सौंपे। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर छात्रों का महाजुटान, जेपीएससी में कथित गड़बड़ी के खिलाफ खोला मोर्चा। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर धनबाद से आ रही है, जहां ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत 2.20 करोड़ के इनामी और माओवादी के एकमात्र सक्रिय पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा उर्फ सागर उर्फ भास्कर समेत 5 नक्सलियों को बुधवार की शाम कड़ी सुरक्षा के बीच रांची से धनबाद लाया गया। इसके बाद सदर अस्पताल में 5 की मेडिकल जांच कराई गई और देर रात मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर धनबाद जेल भेज दिया गया। नक्सली मिसिर बेसरा के साथ 15 लाख का इनामी मेहनत उर्फ मूछू, गौरव उर्फ बीरेंद्र हांसदा उर्फ सौरभ और 2 अन्य सहयोगियों को भी जेल भेज दिया गया। सभी को धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस इसे नक्सल अभियान की ऐतिहासिक सफलता बता रही है। मंगलवार को बरवड्डा थाना क्षेत्र के जंगली इलाके से गिरफ्तारी के बाद सभी नक्सलियों को पहले रांची पुलिस मुख्यालय ले जाया गया, जहां बुधवार को डीजीपी तादसा मिश्रा, सीआरपीएफ आईजी धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन दौरा पहाड़ की जानकारी दी, जिसके बाद सभी गिरफ्तार नक्सली को कड़ी सुरक्षा घेरे में धनबाद लाया गया। धनबाद लाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त थी। कैदी वाहन के आगे और पीछे पुलिस तथा सुरक्षा बलों के कई गाड़ियां चल रही थी। पूरे मार्ग में सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह सतर्क रही। सदर अस्पताल में मेडिकल के दौरान दर्जनों पुलिस जवान के साथ कई इंस्पेक्टर एवं सब इंस्पेक्टर मौजूद थे। सभी को नकाब पहनाकर रखा गया था। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम लंबे समय से इस ऑपरेशन पर काम कर रही थी। खुफिया सूचना मिली थी कि मिसिर बेसरा, मूछू और गौरव आसपास के इलाके में सक्रिय हैं। इसी सूचना के आधार पर धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड पुलिस महानिदेशक तादसा मिश्रा ने इस कार्रवाई को राज्य में माओवादी नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक उपलब्धि बताया है। पुलिस का कहना है कि लगातार चल रहे अभियानों से संगठन काफी कमजोर हुआ है। साथ ही शेष नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील भी की गई है। धनबाद में अवैध कोयला खनन, कोयला तस्करी, लेवी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 31 ठिकानों पर 2 दिन तक चली छापेमारी पूरी कर ली है। कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने 160 करोड़ का म्यूचुअल फंड निवेश फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा 1 करोड़ 2 लाख की नकदी, कई डिजिटल डिवाइस, निवेश से जुड़े दस्तावेज और 200 से अधिक अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। ईडी को संदेह है कि इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 500 करोड़ से अधिक हो सकती है और इन्हें कथित तौर पर अवैध कमाई से खरीदा गया है। इस कार्रवाई में अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान समेत कई कारोबारियों और उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर की गई। ईडी ने बताया कि झारखंड पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। झारखंड में यह पता लगाया जा रहा है कि अवैध कोयला कारोबार से अर्जित धन को
किस तरह विभिन्न कंपनियों और लोगों के माध्यम से वैध दिखाकर चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। एजेंसी का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी ईडी की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर पलामू से आ रही है, जहां पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदुआ गांव में छेड़खानी के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि विवाद के दौरान अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 2 लोगों को गोली मार दी, जबकि बीच बचाव करने आई एक महिला पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही चैनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हमलावरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। स्थिति पर फिलहाल लगातार नजर रखी जा रही है। मेरा बहन बेटी था ना, तब आ रहा था पढ़ के ट्यूशन से, तो उसका ले रहा था टांग के, कपड़े टांग के ले रहा था उसका 4 गो 5 6 गो लेडीज था, वो सब दौड़ गए हुआ बचाने। उसका बोला कि मत लेगी, इसका छोड़ दीजिए, रहने दीजिए कहा के। तो अपन पापा भी कहा सुनमान भी, तो बोला था कि देख पापा ऐसे बात है, पापा से ले रहा रेप करने। तब मेरा बहन इस जगह समझावट करने हुआ, जहाँ रेप करने तहाँ समझावट करेंगे थे मेरा बहन। और वो तबरे था ना, तब मेरा उसका बेटी के हाथ धर लिया, पूरा ले रहा है टांग के, पूरा पापा के सामने। तो हम बोले कि मत लेगी टांग के, उतने पर मेरा मुसलमान के मार लगा, उतने पर आन के गफुल मारा है, तबरेज मारा है, अबरेज मारा है, आजाद मारा है। के नाम है तबरेज, आजाद के भाई हुआ है वो मारा है, समीर के मारा, मेरा रेल के मार रहा था, मेरा घसट के मारा, मेरा रोड में मारा, मेरा ले रहा था चाकू मारने के लिए, तो मेरा हम हट गए, घर में घुस गए, तो मेरा भाई के चाकू लगा। और 20 गो दिनान के मेरा भाई की दुर्घटना कर दिए, मेरा मम्मी की दुर्घटना कर दिए, मेरा बहनों की दुर्घटना कर दिए। मेरा था चल रहा था, मैंने मती करने छोरा मारने, हम भाग गए, मेरा बहुत मार मारे। रूबी बीबी नाम है मेरा, रूबी बीबी नाम है मेरा। आज बंदुआ में हुआ यह घटना, दर्जनों लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने एक परिवार उजाड़ने का घटना दिन दहाड़े अंजाम दिया। इसमें सुलेमान अंसारी जी को पीठ में गोली लगी है और उनका अभी ऑपरेशन चल रहा है, और उनके सास को चाकुओं से गोद दिया गया। उनके साला भी गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज यहाँ से रेफर करके और नारायण अस्पताल में चल रहा है। प्रशासन को, जिला प्रशासन को, चूंकि जिन सुलेमान जी को गोली लगी है वे अभी बोल रहे हैं और उन्होंने पुलिस के सामने अक्षरशः अपना बयान दिया है और घटना में शामिल लोगों का नाम बताया है। पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अपराधी तत्वों के लोगों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए। साल भर पूर्व सुलेमान अंसारी के बेटे की भी हत्या हुई, आज तक वह भी पलामू पुलिस ने उस मामले को भी नहीं सुलझा पाई है। तो साल भर पहले इनके बेटा के हुई हत्या और आज की घटना, दोनों घटनाओं को साथ में जोड़कर और प्रशासन तत्काल इस मामले का निष्पादन करे और दोषी लोगों को गिरफ्तार करे। पलामू के बाद अब हम रुख करेंगे बाबा नगरी बाबा धाम देवघर का। जी हां, विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों के बीच भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR मद के पहल के तहत देवघर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। इस पहल के तहत पुलिस को एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है, ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को
जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सीय सुविधा मिल सके। इसके साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए पुलिस कर्मियों और नगर निगम के सफाई कर्मियों के लिए रेन कोट और छाते भी उपलब्ध कराए गए। वहीं भीड़ नियंत्रण और कतार प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए बैरिकेड्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। एसबीआई के प्रतिनिधियों ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंक प्रशासन का सहयोग कर रहा है। वहीं देवघर पुलिस ने बताया कि श्रावणी मेला 2026 में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और ऐसे में एम्बुलेंस सहित अन्य संसाधन सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। जो श्रावणी मेला चलता है ये बाबा नगर देवघर में, तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी तरह से यात्रिकों की सुविधा के लिए, भक्त लोगों की सुविधा के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ करता है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा जो एक एम्बुलेंस का आयोजित हमने किया है, ताकि जो भक्तों के लिए भी और जो पुलिस कर्मचारी जो भी विधि में अगर मान लो कि अकस्मात उसका कुछ तबीयत वगैरह बिगड़ता है तो उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने का और ट्रीटमेंट करने के लिए एम्बुलेंस का हमने प्रोविजन किया। साथ ही हमने आज ये जो रेन कोट्स और अम्ब्रेला वगैरह भी जितना भी पुलिस पर्सन इधर काम करते हैं वो सभी को दे रहे हैं। और इसी तहत हम कल म्यूनिसिपल वर्कर्स को भी, सैनिटेशन वर्कर्स को भी इस प्रकार का जो रेन कोट्स और अम्ब्रेला वगैरह प्रदान कर रहे हैं। और ये जो क्राउड कंट्रोल के लिए तो पुलिस विभाग को थोड़ा उपयोगी लगेगा, इसीलिए हम बैरिकेड्स का भी। श्रावणी मेला कल से स्टार्ट हो रही है और जैसा कि जानते हैं कि श्रावणी मेला में देवघर में एक काफ़ी मात्रा में फोर्स का डेपुटेशन होता है। 10,000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल यहाँ पे रहते हैं। तो जो इश्यूज़ है हमारे कि कभी कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है और तुरंत मेडिकल सपोर्ट उनको देनी होती है। उसके लिए हमने एसबीआई से रिक्वेस्ट किया था कि सीएसआर के तहत हमें एक एम्बुलेंस प्राप्त हो। तो आज डीजीएम साहब आके और जो रीजनल मैनेजर है उन्होंने ये पुलिस विभाग को, देवघर पुलिस विभाग को एक एम्बुलेंस दिया है सीएसआर के तहत। और साथ ही साथ श्रावणी मेला में जो जवान वर्क कर रहे हैं उनके लिए रेन कोट और अम्ब्रेला भी प्रोवाइड। अगली खबर रांची से आ रही है, जहां झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एकत्रित होने के बाद बड़ी संख्या में छात्र एल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं आंदोलन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार पर टिकी हैं कि छात्रों की मांगों और कथित पेपर लीक व अनियमितताओं के आरोपों पर सरकार का क्या फैसला आता है। सर, ये छात्र यहाँ शौक से नहीं आए हैं, वो अपने मुद्दे को लेके आए हैं, अपने आक्रोश को लेके आए हैं, उनकी जो भावनाएं हैं जो अंदर से बहुत आहित हुई है उनको लेके यहाँ पे आए हैं। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पे सीट बेचने का कार्यक्रम चल रहा है, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हम अगर बोलेंगे तो हम किसी पार्टी समर्थित हो जाएंगे। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष दर्शन है ये कि 14वीं जेपीएससी बैकलॉग, आप देखिए ओएमआर शीट वायरल हो रहा है, 30 नंबर 17 नंबर लाए हुआ लोग सेलेक्ट हो रहा है। अभय तिवारी जैसे लोग, एजेंसी के लोग सेकंड टॉपर बन रहे हैं जैसे सीजल में, उनका भाई भतीजा सब सेलेक्ट हो रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है, आप लोग बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक जेपीएससी का पूरा परीक्षा रद्द नहीं होना, पूर्व में जो परीक्षाएं हुई है उनका भी रद्द नहीं होना। क्या आपको लगता है कि ये 14वीं जेपीएससी में हुआ है तो उसी एजेंसी ने जो पूर्व के एग्जाम कराया है क्या वो फेयर होगा? जिस जैसे सीजन में उसका चयन हुआ है भाई तिवारी का, आपको क्या लगता है कि उसका जो चयन है वो फेयर हुआ होगा? उसमें भी तब जब क्लियर मीडिया रिपोर्ट्स है कि पेपर आउट था, लेकिन जांच एजेंसी किसी के दबाव में सारे तथ्यों को छुपाया गया। तो ये सारी चीजें एग्रीवेट की हैं छात्रों को, स्टूडेंट्स को, और अब ये रुकने वाला नहीं है सर। ये देखिए सबसे बड़ा बात है ना कि बड़ा अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोले कर्नाटक के आदमी को पता है कि झारखंड में नौकरी बेचा जा रहा है,
बंगाल के आदमी को पता है, उड़ीसा के आदमी को पता है, यूपी के आदमी को पता है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। यहाँ पर पढ़ने वाले के बीच कंपटीशन नहीं है, यहाँ पैसा देने वाले के बीच कंपटीशन है। बोला ना, फारो में 170 सीट था, 540 आदमी जो है सो उसमें परीक्षा दे दिया। बता रहे हैं हर हाल में अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जो उतना बड़ा केंद्र में, इतने बड़े राज्यों में सबको हिला के रखा था। बीजेपी बहुत अपने को तानाशाह समझती थी, लेकिन झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मॉनसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 2 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि 2 अगस्त को 7 जिले में भारी वर्षा होने की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके साथ ही कई इलाकों में गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस मॉनसून सीजन में अब तक झारखंड की सामान्य से 25% कम बारिश दर्ज की गई है। कई जिलों में वर्षा की कमी बनी हुई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में सामान्य के आसपास बारिश हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, वज्रपात के समय खुले स्थानों से दूर रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। मिरर मॉर्निंग में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा और इसके लिए आप देखते रहें मिरर मीडिया।